हार्मोन की डेफिनेशन के को समझने के बाद में हम थोड़ा सा एंडोक्राइन फंक्शन को और समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करता हूं एक डायग्राम से। इस डायग्राम को देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर देखिए, आप पहले इस फंक्शन को देखिए। जो पहला फंक्शन इन्होंने लिखा है यहां पर, दिस इज ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो एक सेल ने कोई केमिकल रिलीज किया और वो उसी सेल पर एक्ट किया, इसे आप कहेंगे ऑटोक्राइन। इसीलिए मैं बार बार एंडोक्राइन में आपको कह रहा था कि एक ग्रुप ऑफ सेल जब सिक्रीट करता है और डिस्टेंटली लोकेटेड सेल पे वो एक्ट करता है, तब उस फंक्शन को आप एंडोक्राइन कहते हैं। ये तीसरे नंबर पे देखिए, ये लिखा है पैराक्राइन। सो दिस इज पैराक्राइन। पैराक्राइन में अ सेल टारगेट्स अ नियर बाई सेल। तो आप ये देखिए, इस सेल ने यहां से कुछ केमिकल रिलीज किए हैं और वो पास के सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस चीज को हम कहते हैं पैराक्राइन। सो यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन। एंड नाउ लुक एट द एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में आप क्या देख रहे हैं? ए सेल टारगेट्स अ डिस्टेंट सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। So this is a very very important difference that I want to tell you कि आप ये समझिए कि ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन में एक्चुअली फर्क क्या है। तो अब हमने देखा कि बॉडी में ये जो कंट्रोल सिस्टम्स हो सकते हैं केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा, ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक में आपने देखा कि एक सेल पहला फंक्शन हो गया ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में हमने कहा कि इस सेल ने कोई केमिकल रिलीज किया और वो इसी सेल पर एक्ट किया। दूसरा आपने देखा पैराक्राइन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बड़े अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक सेल ने सिक्रीट किया और वो आसपास के सेल्स पर क्या करना शुरू कर गया? एक्ट करना शुरू किया पास के सेल्स पर। इसे मैंने क्या कहा है? पैराक्राइन। और एंडोक्राइन में मैंने आपसे कहा था, तीसरी बार मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ग्रुप ऑफ सेल कुछ केमिकल रिलीज कर रहे हैं, ये ब्लड से ट्रेवल होकर के किसी डिस्टेंट ग्रुप ऑफ सेल पे जाकर के एक्ट कर रहे हैं। सो ये बेसिक फंडामेंटल मुझे समझ में आ गया। अब होता यह है कि जब कोई एंडोक्राइन ग्लैंड उसके सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोअर क्लासेस से जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। तो डक्टलेस ग्लैंड्स अगर हमने कहा है किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड को, तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनमें क्या होता है? डक्ट होता है। सो इस तरह के ग्लैंड्स को आप कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डक्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनमें डक्ट नहीं है। आपने बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो सब क्या है? एक्सोक्राइन। तो अगर आपने पैरोटिड ग्लैंड देखा है तो पैरोटिड ग्लैंड का एक डक्ट होता है। इस डक्ट को अगर आपको ध्यान है तो हम स्टेंसन्स डक्ट कहते थे, और यहां से जो इसका जो सीरस सिक्रीशन था जिसमें टायलिन या सलाइवरी या माइलेस एंजाइम होता है, वो इस डक्ट से उस जगह रिलीज होता है जहां पर उसकी जरूरत है। सो दैट मींस इट इज स्पेसिफिकली डिलीवर्ड वेयर द टारगेट एक्शन इज टू बी अचीव्ड। सो दैट मींस जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनके डक्ट का फायदा यह है कि ये डक्ट इसके सिक्रीशन को एग्जैक्टली उस जगह जाकर के डिलीवर करेगा जहां पर उसकी जरूरत है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन व्हाट अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो अपने सिक्रीशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, आसपास की इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी कौन सी फ्लूइड? इंटरस्टिशियल। आप जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मैं दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता हूं, एक वो जो दो सेल्स के बीच में है और एक जो ब्लड वेसल के अंदर है। तो इस सेल ने रिलीज किया अपना सिक्रीशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और क्योंकि किसी भी सेल से आपकी बॉडी में कोई भी कैपिलरी, किसी भी सेल में अगर आप ये देखें, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ कैपिलरी एंड अ सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 50 माइक्रॉन्स। सो दैट मींस हर एक सेल के आसपास बहुत सारी क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। एंड दीज हार्मोन्स दे आर एक्चुअली picked up by the blood and then they are transported into the body by the blood। तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन जो है, जिसे मैं हार्मोन कह रहा हूं, अपने पास की इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाला। वहां से उसको किसने पिक किया? ब्लड ने पिक किया। अब अगर किसी चीज को ब्लड ने पिक किया है तो वो तो एक जगह स्पेसिफिक नहीं जा रहा है, दैट विल सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब ये हार्मोन ब्लड से सर्कुलेट हो रहा है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर ये कुछ ही सेल्स पे क्यों एक्ट करता है? और ये जो सेल्स हैं जिन पर ये हार्मोन एक्ट करता है, इन सेल्स को हम कह रहे हैं इनके टारगेट सेल्स।
तो इस बात को समझे हमने ये कहा कि इसने रिलीज किया हार्मोन को उठाया ब्लड ने उसको पूरी बॉडी में क्या कर दिया, सर्कुलेट, लेकिन हार्मोन अपने कुछ टारगेट सेल्स पर ही क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये टारगेट सेल्स में ऐसी क्या खास बात है कि ये हार्मोन इन्हीं पर एक्ट करता है, बाकी को वो एक्ट नहीं कर पाता। हालांकि नॉन टारगेट सेल्स तक भी हार्मोन पहुंच रहा होगा, लेकिन वो वहां पर एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो टारगेट सेल्स वो होते हैं जिनके सरफेस पे या जिनके अंदर इनके लिए हार्मोन के लिए क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रिसेप्टर्स। सो हमने ये सिंपल सी बात आपसे ये कही कि हार्मोन हालांकि पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इन टारगेट सेल्स पर इसके लिए क्या है, रिसेप्टर्स है। तो इसका मतलब जो टारगेट सेल्स नहीं है उनके ऊपर इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर नहीं होगा। अब एग्जाम में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर मैं किसी हार्मोन के टारगेट सेल से रिसेप्टर्स को हटा दूं तो हार्मोन एक्शन होगा कि नहीं होगा? आंसर बड़ा सिंपल है, देयर विल बी नो हार्मोन एक्शन, क्योंकि जब तक हार्मोन अपने कॉग्नेट रिसेप्टर से अटैच नहीं होगा तब तक उसका एक्शन नहीं होगा। सो टारगेट सेल्स आपको समझ में आ गए। टारगेट सेल्स वो हैं जिनके ऊपर हार्मोन्स के क्या है, रिसेप्टर्स हैं, और हार्मोन्स इनको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज, और वहां जाकर के अपना एक्शन करेंगे। इसके बावजूद कि ये हार्मोन्स पूरी बॉडी में किससे सर्कुलेट हो रहे हैं, ब्लड से सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मुझे हार्मोन्स के बारे में पता चल गया कि हार्मोन्स के बड़े स्पेसिफिक टारगेट सेल्स हैं और इन टारगेट सेल्स पर इन हार्मोन्स के लिए क्या है, एक्शन है, क्या है, इन के लिए रिसेप्टर है, और जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर अपने फंक्शंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये हार्मोन रिलीज के पीछे कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस कैन एक्चुअली लीड टू रिलीज ऑफ द हार्मोन्स बाय द एंडोक्राइन सेल्स। तो इधर ध्यान से देखिए, इसको मैंने कहा है ह्यूमोरल स्टिमुलस। ह्यूमोरल आपको मैंने बताया था पहले कि बॉडी फ्लूइड्स को ह्यूमर कहा जाता है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सीरम कंसंट्रेशन से रेगुलेट होते हैं। तो मान लीजिए इंसुलिन, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। हमने जो एग्जांपल दिया हुआ वो कैल्शियम, अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिसे पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, और वो पैराथायराइड हार्मोन किसी तरह से ब्लड कैल्शियम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो दैट मींस वन ऑफ द स्टिमुलाई फॉर द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड वुड बी द ह्यूमरल स्टिमुलस, एंड सम hormones will be directly related by the serum concentrations of the substances that they are regulating। बड़ा फेमस एग्जांपल हमने इंसुलिन और कैल्शियम रेगुलेशन में पैराथायराइड हार्मोन को देख लिया। दूसरा अगर आप देखें न्यूरल स्टिमुलस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एड्रिनल मेडुला है वो नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। तो इसका मतलब जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में जब एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेट होगा तो एड्रिनल मेडुला के अंदर के न्यूरॉन्स खुद पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का काम करेंगे और वो रिलीज करेंगे जो हार्मोन्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, और इनको हम कहते हैं एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। तो दूसरी तरह का जो स्टिमुलस हो सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन के लिए उसे हम कहते हैं न्यूरल स्टिमुलस। और तीसरा स्टिमुलस आप देखिए, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हार्मोनल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस कुछ रिलीज करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, वो जाकर के एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी उसकी वजह से रिलीज करेगा ट्रोपिन्स, और ये ट्रोपिन्स हार्मोन्स एक्ट करेंगे किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड पे। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायरोट्रोपिन या जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो जाकर के एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसे कहते हैं T3 T4। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं T3 T4, इनको सिक्रीट करने के लिए जो सिग्नल आ रहा है वो खुद एक हार्मोन आ रहा है जो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि हार्मोन सिक्रीशन के पीछे तीन तरह के स्टिमुलाई काम कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली ब्लड कंसंट्रेशन से हार्मोन रेगुलेट होगा, नंबर 2 न्यूरल स्टिमुलाई से क्या हो सकता है, हार्मोन सिक्रीशन हो सकता है, और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ हार्मोन्स की वजह से भी क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। तो अब आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आती जा रही है कि ये हार्मोन्स एक्चुअली हैं क्या। सो व्हेन आई कम बैक आई विल थ्रो लाइट ऑन सम मोर एस्पेक्ट्स, जनरल एस्पेक्ट्स अबाउट द हार्मोन सिक्रीशन एंड देयर रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन इन द ह्यूमन बॉडी। थैंक यू।